पहले हमें ए धातु की परिभाषा पता होनी चाहिए। ए धातु की जो परिभाषा है, जो वे पदार्थ है जो इलेक्ट्रॉन त्याग कर ऋणायन का निर्माण करते हैं। वे पदार्थ जो इलेक्ट्रॉन त्याग कर ऋणायन का निर्माण करते हैं क्या कहलाता है? ए धातु कहलाते हैं। ए धातु कहलाते हैं। जैसे एग्जाम्पल की बात करते हैं अपन, तो जैसे के अंदर जैसे सभी मित्रों को पता होना चाहिए जिनके ऊपर ऋणावेश आएगा वो सभी ए धातु कहलाएंगे। जैसे हम एग्जाम्पल की बात करते हैं, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, कार्बन है, क्लोरीन है, फास्फोरस, सल्फर, ये जितने भी हम आदि ये सभी ए धातुएं होती हैं। ये इलेक्ट्रॉन क्या करती हैं? त्याग करती हैं और ऋणायन क्या करते हैं? निर्माण करती हैं। इसलिए ये सभी तत्व जो ए धातु के अंदर काउंटिंग किए जाते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं हमारे एलिमेंट्स के आधार के तत्वों के आधार पर जो ए धातु होती है ना, वो कुल कितनी ए धातु होती है, कुल कितनी ए धातु पाई जाती है। सभी को ये बातें पता होनी चाहिए। देखो 22 ए धातु उपस्थित होती हैं। 22 ए धातु जिनके अंदर आपको पता रहे थे 11 गैसीय अवस्था में पाई जाती हैं और 10 ठोस अवस्था में उपस्थित होती हैं और एक ए धातु ऐसी होती है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है। उसका एग्जाम्पल होगा बेटा ब्रोमीन। ब्रोमीन एक ऐसी ए धातु होती है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है, 11 गैसीय अवस्था में पाई जाती हैं, 10 ठोस अवस्था में पाई जाती हैं। इस प्रकार से टोटल ए धातु की जो संख्या होती है वह 22 होती है। इसके आगे हम बात करें सबसे भारी धातु, भारी ए धातु। सबसे भारी धातु को मैंने क्वेश्चन दिखाया था प्लेटिनम। सबसे भारी ए धातु कौन सी होती है? सबसे भारी जो ए धातु होती है बेटा वह आपको सबको पता रहना चाहिए बेटा, आयोडीन होती है। कौन सी होती है बेटा? आयोडीन। आयोडीन नामक ए धातु सबसे भारी होती है और ये चमकदार भी होती है। क्या होती है? चमकदार भी होती है। इसके बाद हम बात करें सबसे हल्की धातु। सबसे हल्की ए धातु, सबसे हल्की जो ए धातु होती है वो कौन सी होती है? सबसे हल्की जो ए धातु होती है बेटा वो हाइड्रोजन होती है। हाइड्रोजन सबसे हल्की ए धातु होती है। इसके बाद अगर हम बात करें तो नाइट्रोजन भी सबसे हल्की ए धातु होती है। ये सबको पता रहना चाहिए, बेसिक नॉलेज है। और कंपटीशन के अंदर जो भी बच्चे मेरी ऑफलाइन क्लास में अगर क्लास नहीं ले पा रहे हैं तो वह किसी ऑनलाइन क्लास के जरिए अपने जो भी क्लासेस वंचित रह रहे हैं यहाँ पे उनको यहाँ पे प्राप्त करें। और मैं आपको बता दूं कि नारायणपुर क्षेत्र के अंदर युवा कोचिंग क्लासेस कोचिंग स्टार्ट हुई है, जिसके अंदर सबको स्वागत है। सभी बच्चे अपना सभी यहाँ पे बैच एसएससी, जीडी, रेलवे, सीएटी वगैरह के सभी के बैच स्टार्ट है। तो सभी विद्यार्थी आए और अपना एडमिशन प्राप्त करें। इसके बाद में हम आगे बात करते हैं युवा कोचिंग के अंदर अच्छे बेस्ट फैकल्टी है और सभी प्रकार से आपको अच्छा लगेगा। एक बार आके आप इसका अवलोकन जरूर करें। नेक्स्ट आगे हम बात करते हैं कि जो ए धातु होते हैं ना, इनमें तन्यता का गुण, आघात बढ़नेता या और भी जो धातु में होते हैं, धावनिकता, चमकदार, ये सभी इनके अंदर एक ठोस ये इनमें नहीं पाए जाते हैं। ये सब इनमें क्या रहते हैं? अनुपस्थित रहते हैं। इसके बाद में हमें इनके गुणों की बात कर ली। अब सबसे
पहले अगर हमें कुछ ए धातु की अगर हम बात करें तो पहले जैसे ए धातु के बारे में बात करें तो जैसे मान लिया हाइड्रोजन। हाइड्रोजन ए धातु की बात करें तो हाइड्रोजन ए धातु के जो नाम देने वाले या खोज करता है वह वैज्ञानिक बेटा हेनरी कैवेंडिश है। हेनरी कैवेंडिश नाम के वैज्ञानिक ने हाइड्रोजन की क्या की थी बेटा खोज की थी। और ये एक अवारा तत्व होता है। अवारा तत्व है वो कौन सा एलिमेंट है? हाइड्रोजन ही है जो ए धातु है और ये अवारा तत्व के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद में हम बात करें कि इसके 3 समस्थानिक होते हैं। एक तो होता है बेटा H11 और एक होता है बेटा H12 और एक होता है बेटा H1N3। ये प्रोटेरियम होता है, ये ड्यूटेरियम होता है और ये ट्राइटेरियम होता है। सभी को याद रहे हाइड्रोजन के ड्यूटेरियम समस्थानिक के द्वारा D2O का जिसे बाहरी जल कहा जाता है इसका क्या होता है बेटा निर्माण होता है। और D2O का उपयोग मंदक के रूप में किया जाता है। D2O का उपयोग किसमें किया जाता है? मंदक के रूप में किया जाता है परमाणु भट्टियों के अंदर। ध्यान रखना बेटा वह कौन सी ए धातु है जिसके द्वारा D2O का निर्माण भी बाहरी जल का निर्माण किया जाता है वह हाइड्रोजन ए धातु है। और जिसके ड्यूटेरियम समस्थानिक के द्वारा D2O का क्या किया जाता है बेटा निर्माण किया जाता है और जिसका कार्य परमाणु भट्टियों के अंदर मंदक के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। इसके बाद में 3 समस्थानिक हो गए, सभी को याद रहना चाहिए। इसके बाद में अगर हम बात करें नेक्स्ट है ए धातु की तो बेटा वह कौन सी ए धातु है? सभी विद्यार्थी ध्यान दें। नेक्स्ट है बेटा हम बात करें जैसे नाइट्रोजन। नाइट्रोजन एक ए धातु होती है, सबको याद रखना चाहिए। नाइट्रोजन की जो खोज करता थे बेटा नाइट्रोजन की जो खोज की थी बेटा रदरफोर्ड थे। कौन थे बेटा? रदरफोर्ड। नाइट्रोजन के जो मित्रों नाइट्रोजन की जिन्होंने खोज की थी वो कौन थे बेटा? रदरफोर्ड थे। इस सबकी बात याद रहनी चाहिए। इसका अगर हम कार्य की बात करें कि ये वीर्य का क्या करता है बेटा संग्रहण करता है। वीर्य का संग्रहण कौन करता है? नाइट्रोजन ए धातु करती है। इसके आगे हम बात करें नाइट्रोजन के द्वारा एक तो अमोनिया का निर्माण होता है। अमोनिया का क्या होता है? निर्माण होता है जिसके द्वारा आपको सबको पता रहना चाहिए इसके द्वारा अश्रु गैस का निर्माण होता है। अश्रु गैस भी नाइट्रोजन के द्वारा ही बनती है। इसके द्वारा यूरिया का निर्माण होता है और यूरिया 46% पाया जाता है। और यूरिया का सूत्र की बात करें NH2 सिंगल बॉन्ड डबल कार्बन डबल बॉन्ड O NH2 ये किसका सूत्र होता है भाई? यूरिया का सूत्र होता है। 96% पाया जाता है। प्रकृति के अंदर अगर बात करें तो नाइट्रोजन 78% पाया जाता है। ये नाइट्रोजन स्थिरीकरण में क्या करता है? मदद करता है। इसके बाद में अगर हम बात करें कि नाइट्रोजन का और है जो चिप्स के पैकेट आते हैं। चिप्स के पैकेट के अंदर भी नाइट्रोजन ए धातु का या नाइट्रोजन गैस का ही क्या किया जाता है? उपयोग किया जाता है। इसके बाद में सबको याद रहे बेटा N2O नाइट्रोजन के ऑक्साइड के द्वारा भी एक गैस होती है। ये इसके द्वारा लाफिंग गैस यानी कि हंसाने वाली गैस या कह सकते हैं हास्य गैस का निर्माण किया जाता है। जब व्यक्ति को एक बार अगर ये सुंघा दिया जाता है उसके बाद में वह व्यक्ति लगातार हंसता रहता है। ये लाफिंग गैस या हास्य गैस के नाम से जाना जाता है। इसका निर्माण भी N2O का निर्माण भी नाइट्रोजन गैस के द्वारा ही होता है। अर्थात ये भी एक प्रकार की क्या है? ए धातु है। यहाँ तक मैंने पढ़ाया सबके याद रहना चाहिए क्योंकि मैं ऑफलाइन क्लास में भी इनको पढ़ा चुका हूँ युवा कोचिंग में और ऑनलाइन क्लास में भी मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ। सभी विद्यार्थी जो भी मित्र अगर मेरी ऑफलाइन क्लास नहीं ले पा रहे हैं किसी कारण से तो वो सभी विद्यार्थी को ऑनलाइन क्लास से अपने जो भी टॉपिक वंचित रह रहे हैं उनको प्राप्त करें। और मैं आशा करता हूँ
कि जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ आप उनके एक बार नोट भी बना लीजिए। आगे हम बात करेंगे बेटा नेक्स्ट है धातु की जो होती है, हम बात करेंगे ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन भी क्या होती है, धातु होती है। और ऑक्सीजन भी कौन सी धातु होती है, ध्यान रखना। ऑक्सीजन का जो खोज किया था, ऑक्सीजन की खोज की थी वो बेटा सीले, और नाम देने वाला वैज्ञानिक बेटा ड्रस्टले। तो ऑक्सीजन की जो खोज की गई थी ना वो कौन था, सीले थे। और जो नाम दिया था ऑक्सीजन का वो कौन था, ड्रस्टले था। तो सबके याद रहना चाहिए। इसके बाद में ऑक्सीजन क्या करता है, तो ये प्राणदायक होता है। प्राणदायक यानी कि श्वसन क्रिया में काम आता है। श्वसन क्रिया के अंदर कौन काम आता है, ऑक्सीजन काम आती है। और ऑक्सीजन के अणु आपस में मिलकर एक O3 का निर्माण करते हैं। और O3 बेटा ओजोन परत होती है। ओजोन परत का निर्माण भी ऑक्सीजन के अणुओं से मिलने से ही होता है, जिसका सूत्र O3 होता है। और ओजोन परत समताप मंडल में पाई जाती है। कौन से मंडल में, समताप मंडल में। ओजोन परत समताप मंडल में पाई जाती है। और इसकी अगर मोटाई की बात करें तो 17 किलोमीटर की मोटाई पाई जाती है। समताप मंडल में ओजोन परत पाई जाती है, इसकी मोटाई 17 किलोमीटर की मोटाई में पाई जाती है। और इसका मापन किसमें किया जाता है, ओजोन परत का मापन डोप्सल में। इसमें किया जाता है, डोप्सल में इसका क्या किया जाता है, मापन किया जाता है। ओजोन परत का क्षरण हो रहा है, ओजोन परत का क्षरण हो रहा है, उसकी जिम्मेदार है बेटा CFC, जिसे आप क्लोरोफ्लोरोकार्बन कहते हो। ओजोन परत का क्षरण धीरे धीरे ओजोन परत नष्ट होती जा रही है। आजकल ओजोन परत के अंदर छिद्र भी निकल गया, तो उस छिद्र का निकलने का कारण क्या है, CFC गैसों के द्वारा, क्लोरोफ्लोरोकार्बन के द्वारा वो छिद्र प्राप्त हुआ है। और ये आपको पता है AC और फ्रिज आदि संसाधनों के द्वारा निकलने वाली गैस होती है, जो सीधा इसका जो काम है, जो सीधा ये समताप मंडल के अंदर पाए जाने वाले ओजोन परत की परत को क्षरण कर रही है। इसकी मोटाई 17 किलोमीटर बताई जाती है। और मापन इसका डोप्सल में किया जाता है। ये धातु कौन सी है, आपकी ऑक्सीजन है। इसके बाद में ऑक्सीजन को सबको पता है कि श्वसन क्रिया में काम आती है, कि जो हम श्वास वगैरह लेते हैं वो ऑक्सीजन के द्वारा ही लेते हैं। इसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करें नेक्स्ट है धातु की, तो वह कौन सी है धातु है, इसके बारे में सभी ध्यान से सुने, सभी मित्र ध्यान दे। नेक्स्ट अगर है धातु की हम बात करें ना, तो बेटा कार्बन की बात करें। कार्बन भी धातु होती है। और कार्बन की जो संयोजकता होती है, कार्बन की जो संयोजकता होती है बेटा वो 4 होती है। और इसके अंदर एक तो मुक्त अवस्था में पाए जाते हैं ये, और एक पाए जाते हैं भाई संयुक्त अवस्था में। कार्बन एक तो संयुक्त अवस्था में पाई जाती है और एक मुक्त अवस्था में पाई जाती है। कार्बन के अपरूप जैसे कि हीरा, एक ग्रेफाइट और एक फ्लोरीन, ये तीनों मुक्त अवस्था में पाए जाते हैं। कार्बन के अंदर हीरा, ग्रेफाइट और फ्लोरीन। और जो संयुक्त अवस्था में पाए जाते हैं ना, वो एक तो C+O2 से अगर क्रिया करवाए, तो आपको पता रहना कि कार्बन जब ऑक्सीजन से क्रिया करती है तो CO2 का निर्माण करती है। और CO2 क्या होती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है। इसके बाद में कार्बन मोनोऑक्साइड का निर्माण करते हैं, CO का निर्माण करते हैं, जो बाहरों से निकलने वाले कार्बन मोनोऑक्साइड विषैली गैस होती है, जिसके द्वारा इसका निर्माण होता है। और कार्बन मोनोऑक्साइड को दम घोटू गैस के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये हमारे फेफड़ों में जाकर श्वसन को अवरुद्ध कर देती है, जिसके द्वारा हमारी मृत्यु भी हो सकती है। इनके द्वारा बहुत प्रकार के हमारे शरीर में रोग उत्पन्न हो जाते हैं, दमा, अस्थमा, ये सभी इन्हीं के द्वारा रोग उत्पन्न होते हैं। तो कार्बन C के द्वारा या C धातु के द्वारा संयोजकता 4 होती है। ये मुक्त अवस्था में, संयुक्त अवस्था में पाई जाती है। हीरा, ग्रेफाइट, फ्लोरीन मुक्त अवस्था में पाए जाते हैं। और संयुक्त अवस्था के अंदर ये कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करती है और कार्बन मोनोऑक्साइड का निर्माण करती है। इसके बाद में हम बात करें कार्बन 14, ये 14 इसका क्या है, द्रव्यमान संख्या है। कार्बन 14 के द्वारा बेटा कार्बन डेटिंग का उपयोग किया जाता है, जिससे जीवाश्म में पाए जाने
जीवाश्म जीवों की आयु का निर्धारण या आयु प्राप्त की जाती है और ये कार्बन डाइऑक्साइड भी से कह सकते हैं और ये इस प्रकार से पाई जाती है मुक्त अवस्था में और संयुक्त अवस्था में। इसके बाद में हम नेक्स्ट धातु की बात करते हैं। किसी भी बच्चे को डाउट है तो पूछ सकता है। किसी को भी अगर कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लेना बिल्कुल। आप थोड़ा स्टॉप कर दें। नेक्स्ट बात करते हैं सल्फर। सल्फर है धातु। देखो सल्फर है धातु प्याज में पाई जाती है। सल्फर प्याज में पाया जाता है और प्याज को काटने का नाम पता है ना, आंसू आते हैं। तो सल्फर के द्वारा आंखों से आंसू भी आने लगते हैं। प्याज काटने सल्फर गैस आंखों में आती है और आंसू आने लगते हैं। अश्रु इसी से आते हैं, आंसू इसी से आते हैं। आंसू में लाइसोजाइम एंजाइम पाया जाता है। लाइसोजाइम जब तो मच्छर अटैक करता है, मच्छर वहीं खत्म हो जाता है, लाइसोजाइम एंजाइम उसको नष्ट कर देता है। गाय के अंदर भी मूत्र में भी लाइसोजाइम एंजाइम पाया जाता है, इसलिए तो कहा जाता है कि गाय का मूत्र होता है जो सर्वश्रेष्ठ होता है, जिसके द्वारा छिड़काव करते हैं। पानी अगर हो के अंदर या जहाँ पे उसका छिड़काव करते हैं वहाँ पर उपस्थित जीवाणु होते हैं वो नष्ट हो सकते हैं। बिल्कुल लाभ में पाया जाता है लाइसोजाइम एंजाइम। इसका कार्य होता है कि मुख के अंदर जो जीवाणु प्रवेश कर जाते हैं वो के साथ वो नष्ट कर देता है। बिल्कुल बस ठीक है। आंसू सल्फर ये कठोरता प्रदान करती है। कठोरता प्रदान करने वाली है धातु कौन सी है? सल्फर। जैसे नाखून, खुरे और बाल। नाखून, खुर और बाल इनके अंदर केराटिन नाम की प्रोटीन पाई जाती है। ध्यान रखना, नाखून, खुर और बालों के अंदर कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? केराटिन नाम की प्रोटीन पाई जाती है। इस प्रोटीन के अंदर कौन पाया जाता है? सल्फर पाया जाता है। तो सल्फर धातु केराटिन नाम की प्रोटीन भी पाई जाती है, जिससे ये बाल और नाखून क्या रहते हैं? कठोर बने हुए रहते हैं। रबर का जो वल्कनीकरण किया जाता है, जब रबर को भी अगर ठोस बनाया जाता है ना, रबर को भी ठोस बनाया जाता है ना, तो उसके अंदर सल्फर धातु को ही मिलाया जाता है और जिस क्रिया को वल्कनीकरण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उस क्रिया को वल्कनीकरण कहा जाता है। तो सल्फर के अंदर नाखून, बाल वगैरह कठोरता प्रदान करते हैं प्रोटीन नाम प्रोटीन से करते हैं और केराटिन नामक प्रोटीन के अंदर सल्फर धातु पाई जाती है। रबर के अंदर भी ये कठोरता प्रदान करने के लिए सल्फर धातु का क्या किया जाता है? उपयोग किया जाता है। ये बात सबको याद रखनी चाहिए। सल्फर होता है जो अम्लीय वर्षा का निर्माण भी करता है। चूंकि हम बात करें सल्फर जब ऑक्सीजन से क्रिया करता है तो SO2 सल्फर डाइऑक्साइड का निर्माण करता है और ये सल्फर डाइऑक्साइड प्रकृति में अगर जल से क्रिया करता है तो H2SO3 का क्या करता है? निर्माण करता है। सल्फ्यूरिक अम्ल क्या करता है? निर्माण करता है। तो इसके द्वारा इसको रबर को कठोर किया जाता है, वल्कनीकरण क्रिया के द्वारा सल्फर मिलाया जाता है। या नाखून, खुर और बाल होते हुए केराटिन प्रोटीन पाई जाती है। तो केराटिन प्रोटीन के अंदर भी सल्फर धातु पाई जाती है जो कठोरता का मार्ग तैयार करती है और ये एक अम्लीय अवस्था में क्या करते हैं? निर्माण करते हैं। नेक्स्ट अगर हम धातु की बात करें, नेक्स्ट इसके बाद में अगर हम धातु की बात करें बेटा तो वो है अपनी धातु सबके याद रहे, वो है अपनी फास्फोरस की। फास्फोरस है धातु। फास्फोरस धातु सभी जीवों की हड्डियों में पाई जाती है। सभी जीवों की हड्डियों के अंदर कौन सी धातु पाई जाती है भाई? फास्फोरस पाई जाती है और ये क्या करती है? मजबूती प्रदान करती है। फास्फोरस क्या करती है? हड्डियों में मजबूती प्रदान करती है। तो आप कई बार देखना जब कोई जवान इंसान की मौत हो जाती है, इसकी महज उम्र 25, 26, 30 साल, 32 साल, 33, 40 साल, जब उनकी मौत हो जाती है तो जब दाह संस्कार किया जाता है तो उसकी आग होती है ना, बहुत लपटों के साथ जलने लगती है। ऐसी लार्वे के रूप में आग निकलने लगती
रहती है, क्योंकि वहां से हड्डियों में से फास्ट फूस क्या होने लगता है, जमने लगता है। और इंसान के दाह संस्कार का नॉर्मल अगले दाह संस्कार होता है, अगले जलती रहती है, क्योंकि फास्ट फूस के शरीर में उम्र के हिसाब से क्या हो जाती है, कमी आ जाती है। लेकिन अगर जवान कोई मौत हो जाती है ना, उस समय इन हड्डियों से फास्ट फूस बहुत गति से जलने लगता है, क्योंकि ये क्रियाशील होती है, ये अग्नि को बहुत जल्दी क्या करके पकड़ती है। और ये फास्ट फूस होते हैं ना बेटा, जो लाल फास्ट फूस होता है, एक सफेद और एक धारक में वही पीला। तो लाल फास्ट फूस के द्वारा सबको पता रहना चाहिए, माचिस की जो तिल्ली होती है ना, माचिस की तिल्ली, माचिस की जो तिल्ली होती है ना, तो लाल फास्ट फूस के द्वारा बनाई जाती है। जब जानते हैं ना, उनके घर्षण के द्वारा लाल फास्ट फूस से ज्वलन से पैदा करके करके पकड़ता है, माचिस तिल्ली के और बनके जलने लगती है। माचिस की तिल्ली। और सफेद फास्फोरस और पीला फास्फोरस के द्वारा, जो सफेद फास्फोरस है ना, उसके द्वारा जो पटाखे वगैरह आते हैं, इनका जो बारूद होता है ना, वो बनाया जाता है। और ये धीरे धीरे रखे जाने के बाद ये सफेद फास्फोरस कौन से फास्फोरस में बदल जाता है, पीले फास्फोरस में बदल जाता है। तो ये थोड़े अभिक्रियाशील कम रहते हैं और ये क्या रहते हैं, थोड़ा ज्यादा रहते हैं। इस सभी चीजों के हड्डियों में पाया जाता है, इस बात को सबको याद रखना चाहिए। इसके बाद में हम बात करें, जैसे कुछ धातु होती है, कुछ धातु होती हैं जो चमकीली होती है, जैसे हीरा। हीरा धातु होते हुए भी चमकीला रहता है, ये इसका क्या हो गया भाई, अपवाद हो गया। धातु विद्युत की क्या रहती है, कुचालक रहती है। धातु विद्युत की क्या रहती है, कुचालक रहती है। लेकिन ग्रेफाइट, कौन सी, ग्रेफाइट है ना, जिसके अंदर धारा विद्युत का क्या होता है भाई, विद्युत का क्या होता है, संचरण होता है, और इसके अंदर धारा क्या होती है, बहती है ग्रेफाइट के अंदर। इसलिए ये भी क्या है, धातु का क्या है, अपवाद है। सबको ये बातें मेरी याद रहनी चाहिए। और आगे जो भी क्लास में लेकर होगा, मैं आपको यूट्यूब के माध्यम से संचालित करता रहा। सुभाष सर साइंस क्लासेज नाम से आप आगे सर्च कीजिए। इसके अंदर बहुत ज़्यादा क्लास में डाल चुका हूँ, और नेक्स्ट आज की जो वीडियो होगी, जो धातु होगी, जो आपको मैंने कंप्लीट करा दी, वो आपके सामने आएगी। धन्यवाद।